हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ का राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व पेपर का सेट 6 2025 सेट नंबर 822 सी है। सबसे पहले खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले क्वेश्चन में दिया है कि 99 और 153 का HCF 9 है तो 99 और 135 का एलसीएम क्या होगा। तो लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF, ये होता है फॉर्मूला। तो लिख लेंगे बटे HCF। अब इसमें ये पहली संख्या हम लोग की 99 है, दूसरी संख्या 153 है, HCF है 9। तो आप लिखेंगे 99 गुणे 153 बटे 9। 9 से 99 कटेगा 11 बार में, 11 से 153 गुणा करेंगे, ये आएगा 1683। तो पहले का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 2 में लिखा कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद हैं। थैले से अदृक्षा एक गेंद निकाली गई है तो उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या है। तो पहले थैले में इसमें कुल गेंदें हैं, लाल और नीली हैं, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 गेंद। कुल गेंद हो जाएंगे इसमें 5। और हमको बताना है इसमें नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें नीली गेंद 2 है, तो जानते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसमें नीली गेंद प्रायिकता हमको बताना है क्या होगा। तो 2 नीली गेंद है तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम, और कुल हो जाएगा, कुल परिणाम में 5 गेंद होगा यानी कि टोटल, तो 2/5 ये होगा इसका आंसर। तो दूसरे का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ निम्नांकित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल है, बारंबारता, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बताना कौन सा सही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा, इसमें बारंबारता दिया, हमको संचयी बारंबारता भी निकालना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें वर्ग अंतराल, उसके बाद है बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ इसमें 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20 दिया हुआ है। बारंबारता दिया इसमें 1, 5, 8, 6 और 3। ठीक है, तो इसमें जो बारंबारता होता है उसको एफ से सूचित करते हैं और संचयी बारंबारता को हम सूचित करते हैं CF से। तो उसके लिए सबसे पहले बारंबारता में जो पहला अंक होता है उसको लिख लेंगे, फिर 1 में 5 जोड़ेंगे 6 होगा, फिर 6 में 8 जोड़ेंगे 14, फिर 14 में 6 जोड़ेंगे 20, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। अब यहाँ जो बारंबारता दिया इसको भी हम लोग जोड़ते हैं, इसको भी जोड़ने पर ये 23 के बराबर होना चाहिए। तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 1 6 8 14, 14 26 3 23। अब हमको इसमें निकालना है माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए जो बारंबारता का योगफल आता है उसको हम 2 से भाग देते हैं। तो यानी कि हम निकालेंगे n/2, तो 23/2 भाग देंगे तो हो जाएगा 11.5। अब इस 11.5 को हम चेक करेंगे CF में, तो हमको ऐसा मान लेना है जो 11.5 से ज़्यादा उससे कम ना हो। तो 11.5 से सबसे ज़्यादा पहला जो मान आ रहा है वो 14 है, तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में जो वर्ग अंतराल होता है यही हम लोग का हो जाता है, कहलाता है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग होगा इसमें 8 से 12, तो तीसरे का C ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन 4 में लिखा है निम्नांकित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग वही वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता 23 है, तो इसका बहुलक वर्ग होगा 20 से 30। तो चौथे का C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 5 में लिखा है किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्के को जब हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि कुल परिणाम हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार हेड आने की प्रायिकता, तो एक बार हेड आ रहा है इसमें तो अनुकूल परिणाम 1 होगा, तो हमारी की प्रायिकता हो जाएगी, मान लेते हैं हेड आने की प्रायिकता A है, तो PA बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम है 2, यानी कि 1/2। तो पांचवे का D ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 6 में लिखा कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो उसके लिए हमको निकालना होगा 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, ये कटेगा 72 बार में, फिर 2 से 72 में 36 बार में, फिर 2 से 36 में भाग देंगे 18 बार में, फिर 2 से 18 में भाग देंगे 9 बार में, फिर 3 से 9 3 बार में, और 3 से 3 1 बार में। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड इसमें लिखेंगे
दो इसमें 4 बार है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 का पावर 4, और 3 2 बार है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इसमें छठवें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 में लिखा कि संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा इसमें दोनों का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम 54 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे 54 में 27 बार में, फिर 3 से 27 से भाग देंगे 9 बार में, फिर 3 से 9 में भाग देंगे 3 बार में, और 3 से 3 भाग देंगे 1 बार में। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद फिर 336 है, तो 336 का भी इसी तरह निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 16 दूनी 32, 2 अठे 16, 168 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार में, फिर 2 से 42 21 बार में, फिर 3 से 21 कटेगा 7 बार में, और 7 से 7 1 बार में। तो इसका भी हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार है, और 3 1 बार है, और 1 7 है, तो गुणे 3 गुणे 7। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो जो कॉमन होता है हमारा वही एचसीएफ होता है। तो इसमें 1 2 हमारा कॉमन हो गया, ठीक है, और केवल एक 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। तो 7वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 8 में लिखा है कि बिंदु 3 4 की एक अक्ष से दूरी क्या है। तो जब भी कोई बिंदु दिया हो उसका हमको निकालना हो किसी अक्ष से दूरी। तो अगर जैसे ये दिया हुआ बिंदु x दिया हुआ वाई, तो अगर इस बिंदु का हमको, अगर इस पूरे बिंदु का अगर हमको x अक्ष से दूरी निकालना है तो हम y वाला दूरी लेते हैं, y का जो मान होगा ये ले लेंगे। और अगर हमको y अक्ष का दूरी निकालना होगा तो हम x वाला मान लेते हैं। तो यानी कि अगर ये बिंदु दिया हुआ है 3,4, तो ये x का है मान, ये y का मान है, तो अगर x अक्ष से दूरी लेंगे तो y वाला लेंगे, यानी कि 4 इकाई हो जाएगा इसका आंसर। तो 8वें का आंसर होगा डी। या ऐसे भी हम लोग हल कर सकते हैं, हम बना लेंगे ऐसे, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। तो मान लिख लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं बिंदु हम लोग का 3,4, तो ये x है, ये y है, ठीक है। तो x यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, और y यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4। तो हमको बताना है कि x अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी। तो x अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, 4 के बराबर होगा, तो 4 इकाई हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में लिखा कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या है। तो पहले हम लिख लेते हैं, इसमें द्विघात समीकरण है 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी हम तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है। तो इसमें a बराबर हम लोग का हो जाएगा 3, b बराबर 5 होगा, और c बराबर हो जाएगा 3। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसमें b बराबर है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर 3 है, c बराबर 3 है, तो 3 गुणे 3, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 4 3 12, 12 3 36। तो 36 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 11, और ये 0 से कम है। तो जब d का मान 0 से कम होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, और d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इसमें d का मान 0 से कम आया है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो 9वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 10 में लिखा कि समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। तो इसमें पहला समीकरण दिया x माइनस वाई बराबर 2, और दूसरा दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 2। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो इसमें देखते हैं x वाला पद बराबर है, तो जब अगर इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो अगर समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो इसमें y वाले पद बराबर है और विपरीत चिन्ह है, तो अगर हम y को कैंसिल करेंगे तो जोड़ेंगे, अगर x वाले को कैंसिल करेंगे तो घटाएंगे। इसमें दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, तो y से y कैंसिल हो गया, x और x हो जाएगा 2x, और 2 और 2 हो जाएगा 4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो x का मान निकल गया 2। अब x का मान हम रख देते हैं इस दूसरे समीकरण में। तो दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2, और x बराबर इसमें 2 निकला है, तो इसका मान हम 2 रखेंगे, तो 2 प्लस वाई बराबर 2 हो जाएगा। तो y बराबर 2 माइनस 2,
तो y का मान निकल गया 0, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 0। तो इसमें हम लोग का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 11 में लिखा कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो मान लेते हैं इसमें माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, छोटी संख्या y है। और इसमें लिखा है कि दोनों का योगफल 8 है और अंतर दिया हुआ है 2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो x + y बराबर 8। ये हो गया पहला समीकरण। और दोनों का अंतर 2 दिया, यानी कि बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 2 का, यानी घटाने पे 2 आ रहा है डिफरेंस, तो x - y बराबर हो जाएगा 2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। इसमें y वाला पद बराबर है तो दोनों को जोड़ देते हैं, और ये विपरीत चिन्ह है तो इसको जोड़ देंगे। अगर y को हम विलोपित करते हैं तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो x + y बराबर 8 और दूसरा है x - y बराबर 2। दोनों को जोड़ेंगे, y से y कैंसिल हो गया, x और x हो जाएगा 2x, 8 2 हो गया 10, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो x का मान निकल गया 5। अब हम x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में और y निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 8 और x बराबर निकला है 5, यहाँ पर 5 मान रखेंगे, तो 5 + y बराबर 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 - 5, तो y का मान निकल गया 3। तो x बराबर 5 आएगा और y बराबर 3 होगा। तो 11वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 12 में लिखा कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। तो इसमें प्रथम पद है a बराबर 10 है, d निकालेंगे तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी कि 7 - 10 ये हो जाएगा -3, और हमको 20वां पद निकालना है तो n बराबर होगा 20। अब nवें पद का फॉर्मूला होता है n बराबर a + n - 1 गुणे d, और इसमें हमको निकालना 20वां पद, तो यहाँ लिख लेंगे a 20, a 20 हो जाएगा बराबर a हम लोग का 10 प्लस यहाँ n की जगह रखेंगे 20 - 1 गुणे, और d का मान है -3, तो 10 हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा -20 में से घटाएंगे 19 गुणे 3, तो 10 - 19 या 57 घटाएंगे बचेगा माइनस का 47। तो 12वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक वृत्त हो गया और इसके बाहर कोई बिंदु है, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है और इस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग P। तो इसमें लिखा है 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर उसे केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो जाएगी हम लोग की 13 सेंटीमीटर, और हमको बताना है स्पर्शरेखा की लंबाई, यानी कि ये हो जाएगा, और ये हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या होता है स्पर्शरेखा पर लंब होता है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है AP। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसमें ये कर्ण होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से ये होगा कर्ण, तो OP² बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो OA² प्लस AP², OA² प्लस AP²। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो अभी तो पहले इसका मान रख लेते हैं। OP है 13, यहाँ पे लिख लेंगे 13 का होल स्क्वायर बराबर OA है 5, 5 का होल स्क्वायर और प्लस AP²। तो 13 का स्क्वायर होगा 169, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और प्लस AP²। 125 को ले जाए अगर हम बाएं साइड तो माइनस हो जाएगा 169 - 25 बराबर AP²। 169 में से 25 घटाएंगे बचेगा 144, तो AP² बराबर हो जाएगा 144। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो AP बराबर हो जाएगा √144, और 144 का वर्गमूल होता है 12 सेंटीमीटर होगा, यानी कि स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगा। तो 13वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14 में लिखा कि 7 सेमी भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है,
प्राप्त ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए फिगर बना के हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये पहला घन हो गया और ये दूसरा घन है, दोनों के सिरों को एक साथ सब मिला करके रखा गया है। तब ये बन गया घनाभ। अब यहाँ से यहाँ तक इसे कोर की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। तो कुल लंबाई हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो 7 ही होगा और ऊंचाई भी होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि तब L बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, B हो गया चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और H है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये घनाभ है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है फॉर्मूला। अब लिख लेंगे 2 गुणे L है 14, B है 7, फिर B की जगह 7 लिखेंगे, H भी 7 है, फिर H की जगह 7 लिखेंगे और L है 14। तो 2 गुणे 14 सत्ते 98, 7 सत्ते 49 और फिर 7 में 14 से गुणा करेंगे तो ये भी 98 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 गुणे, अब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 245, जब गुणा करेंगे तो होगा 490। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14वें का इसमें हम लोग का ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 15 में लिखा कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। इसमें त्रिज्या दिया हुआ R बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये होता है फॉर्मूला। थीटा की जगह रखेंगे हम लोग 30 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7 और त्रिज्या है 21। इसमें एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से 36 कटेगा 12 बार में, फिर 2 से 12 कटेगा 6 बार में, फिर 2 से 6 कटेगा 3 बार में और 22 कटेगा 11 बार में। उसी तरह 3 से 21 कट जाएगा 7 बार में और 7 7 कटेगा 1 बार में। तो बच गया 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो 15वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 16 में लिखा कि यदि tan थीटा बराबर ए बटे बी, तो b साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर है ए बटे बी, और जो tan होता है ये लंब और आधार का अनुपात होता है, यानी कि हमको निकालना है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है, अगर स्क्वायर हटाए तो डायरेक्ट यहाँ रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें लंब ए है और आधार बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया रूट में। ठीक है, अब हमको हल करने के लिए इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें ए है और कर्ण है हम लोग का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बी है और कर्ण है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, पहले बी लिख लेंगे। साइन थीटा का मान है ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ए है गुणे कॉस थीटा का मान है बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिख लेंगे बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बटे उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे बी गुणे साइन थीटा का मान है ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ए गुणे और कॉस थीटा का मान है बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब यहाँ दोनों का एलसीएम सेम होगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें गुणा कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। तो हो गया ए बी माइनस ए बी बटे ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे उसी तरह इन दोनों का एलसीएम सेम होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ए में बी से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो ए बी प्लस ए बी बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों तो कट गया, ए बी में से ए बी घटाएंगे 0 होगा और इसको जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएगा। तो 0 बटे 2ab यानी कि होगा 0 के बराबर। किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो 16वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 17 में लिखा कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान क्या होगा। इसमें दिया है 3 cot a बराबर 4, तो इसमें से cot a का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। हमको निकालना है sec का मान। जो cot होता है ये आधार और लंब का अनुपात होता है, ठीक है। यानी कि हमको निकालना है इसमें कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें है 3 का स्क्वायर हो गया, आधार हो गया 4। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 9 जोड़ेंगे 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। हमको निकालना है सेक है, तो सेक का अनुपात होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें 5 निकला है और आधार है 4, इसका आंसर होगा 5/4। तो 17वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 18 में लिखा कि यदि sin 2a बराबर √3/2 तो a का मान क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sin 2a बराबर √3/2। हम लोग जानते हैं कि साइन में जो √3/2 का मान होता है ये साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग तब sin 2a बराबर साइन 60 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 60, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 60/2 हो जाएगा। तो a बराबर 60/2, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, तो a का मान निकल गया 30 डिग्री। तो 18वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 19 में लिखा है कि यदि 2 cos 3θ बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos 3θ बराबर 1। अब सबसे पहले हम 2 को ले जाते हैं दाएं साइड में, तो cos 3θ बराबर होगा 1/2। अब cos में 1/2 होता है cos 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तब cos 3θ बराबर cos 60 डिग्री। इसमें भी cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 3θ बराबर होगा 60 डिग्री। 3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो थीटा बराबर 60/3 और 3 से 60 कटेगा 20 बार में, तो थीटा का मान निकल गया 20। तो 19 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 20 में लिखा कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू और बीसी का अनुपात है 1:3 तो एपी और बीपी का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे पीक्यू और बीसी का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो PQ है ये BC के समांतर है। तो इसमें लिख लेंगे त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है। तो जानते हैं कि थेल्स प्रमेय जो होता है, थेल्स प्रमेय से उसको BPT भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय से ये होगा, अगर ये इसके समांतर है तो AP/PB बराबर हो जाएगा AQ/QC। तो यहाँ पे लिख लेंगे AP/PB बराबर AQ/QC, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है PQ और BC का अनुपात दिया हुआ है और हमको निकालना है AP और BP का अनुपात। तब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसमें हम त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC को हम सिद्ध करेंगे पहले समरूप। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में। अब इसमें हम लोग जब समरूप सिद्ध करेंगे तो कोण ABC में भी कोण A है और APQ में भी कोण A कॉमन हो गया। अब यहाँ पे ये इसका समांतर, दो भुजा समांतर होती है और ये तिर्यक रेखा होता है,
तो ये दोनों कोण बराबर, तो जिसको कहते हैं संगत कोण। तो कोण P और कोण B बराबर हो जाएगा। तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे इसमें कोण A बराबर कोण A, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, और कोण APQ बराबर कोण ABC, ये हो जाएगा हम लोग का संगत कोण। इसलिए त्रिभुज APQ समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और रूल लग रहा है इसमें एंगल समरूपता। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यानी कि इसमें AP का संगत हो जाएगा AB, तो AP बट्टे ये हो जाएगा AB बराबर, उसी तरह AQ का संगत होगा AC, AQ बट्टे AC बराबर PQ का संगत हो जाएगा BC। तो यहाँ लिख लेंगे PQ बट्टे BC। अब यहाँ पे PQ और BC का अनुपात दिया हुआ है 1 और 3 का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे AP बट्टे AB बराबर 1/3, ठीक है। लेकिन हमको इसमें केवल AP और BP का अनुपात निकालना है। तो यानी कि तब हम अगर इस अनुपात में दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर AP बराबर मान लेते हैं x, तो AB बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है। अब इसमें थेल्स प्रमेय की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, केवल यहाँ डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे। दोनों त्रिभुज को हम लोग सिद्ध कर देंगे समरूप, उसके बाद हल करेंगे। अब यहाँ पे हमको निकालना है, इसमें AP तो दिया हुआ है, हमको निकालना है BP। तो अगर हम इस AB में से AP को घटा देंगे तो BP निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं तब PB बराबर AB माइनस AP। तो AB हम लोग ने माना है 3x और AP है x, तो हो जाएगा हम लोग का 2x। अब हम लोग को निकाला इसमें AP और BP का अनुपात। तो यहाँ आप लिख लेंगे तब हम AP बट्टे BP बराबर, अब AP इसमें है, हम लोग माने x माना है, और BP निकला है 2x, तो x बट्टे 2x, x और x कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 1/2, यानी कि 20वें का ए ऑप्शन सही होगा। खंड वह है वर्णात्मक प्रश्न। पहले हमने लिखा सभी खंड कीजिए, ये में सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसको मानते हैं हम लोग परिमेय। तो आप लिख लेंगे माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको अगले स्टेप में लिख लेंगे, तो 4 + √2 बराबर A/B, जहाँ A तथा B सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा B इज नॉट इक्वल टू 0, B 0 के बराबर नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जो अपरिमेय संख्या रहता है उसको रखते हैं बाएं साइड। तो इसमें √2 हमारा अपरिमेय संख्या है, इसको रखेंगे बाएं साइड, 4 को लाते हैं दाएं साइड। तो √2 बराबर हो जाएगा A/B -4। अगर यहाँ हम एलसीएम ले तो एलसीएम B होगा, B से 4 में गुणा हो जाएगा, तो √2 बराबर हो जाएगा A - 4B/B, ठीक है। अब इसमें A है 4 और B, ये सब क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो पूर्णांक को जब हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता है, यानी कि तब ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं, यानी कि तब लिखेंगे जो हमने माना ये गलत माना है, इसलिए 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले इसमें कि A, B तथा 4 पूर्णांक हैं, इसलिए A - 4B/B परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो कोई बराबर हो नहीं सकते हैं। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी
गलत कल्पना के कारण, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 4+√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः 4+√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और यही हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन बी में लिखा है यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/5 और जो कोसेक होता है ये कर्ण और लंब का अनुपात होता है। ठीक है, तो हमको निकालना इसमें आधार, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला होता है आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण है 13 तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस लंब है 5, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25, घटाएंगे बचेगा 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12। अब इसमें हमको निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाए आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब होता है। तो इसमें आधार निकला है 12 और लंब है 5, तो इसका आंसर होगा 12/5। क्वेश्चन सी में लिखा है कि 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 30 डिग्री। हमको निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इसमें 30 है तो 30/360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या है 14 तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर। इसमें एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से 36 कटेगा 12 बार में, फिर 2 से 12 कटेगा 6 बार में और 22 कट गया 11 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 11/6 गुणे 7, 14 के स्क्वायर मिल सकते हैं 14 गुणे 14, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कट गया 3 बार में। तो 11 और 14 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 154/3। क्षेत्रफल निकालने तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन डी में लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए पहले लिख लेते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, बारंबारता। वर्ग अंतराल लिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50 और 50 से है 60। ये हो गया वर्ग अंतराल। उसके बाद बारंबारता लिख लेते हैं हम लोग। बारंबारता है 5, 8, 20, 15, 7 और 5। बारंबारता निकल गया। उसके बाद हम फिर निकालते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता को ये सूचित करेंगे जब भी हम माध्यिका या माध्यक निकालते हैं तो उसके लिए हमको निकालना होता है संचयी बारंबारता। माध्यिका माध्यक दोनों सेम ही होता है और संचयी बारंबारता को हम सूचित करते हैं CF से। तो सबसे पहले बारंबारता का पहला संख्या लिखेंगे 5, फिर 5 में 8 जोड़ देंगे 13, 13 में 20 जोड़ देंगे 33, 33 से 15 जोड़ेंगे 48, 48 में 7 जोड़ेंगे 55 और 55 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 60। उसी तरह फिर बारंबारता भी जोड़ेंगे तो 60 के बराबर आना चाहिए। तो 8 5 13, 5 18, 7 25, 5 30 के 0 हासिल बचा 3, 3 1 4 2 6, 60 हो गया। और जो बारंबारता का योगफल होता है उसको सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल n से। उसके बाद लोग निकालते हैं इसमें n/2, n/2 निकालेंगे यानी कि 60/2 निकालेंगे। तो 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में। अब ये जो मान निकलता है n/2 का, इसको हम लोग चेक करते हैं CF में। तो ऐसा मान लेंगे जो 30 से ज़्यादा हो और सबसे पहले जो आता हो उसी को लेंगे। तो 30 से ज़्यादा में 33 आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग लिख सकते हैं इसको। तो माध्यिका वर्ग ये होगा हम लोग का 20 से 30।
20 से 30 हो गया। अब पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है माध्यिका का L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार हमको सी एफ पता होना, मान निकालना होगा, एफ निकालना होगा, एच निकालना होगा, एल निकालना होगा। तो एल जो होता है, इसमें माध्यिका वर्ग जो वर्ग अंतराल देता है उसकी निम्न सीमा एल के बराबर होती है, तो एल बराबर 20 हो जाएगा। अब इसमें जो हम लोग का माध्यिका वर्ग होता है उसमें जो बारंबारता होता है वो होगा हम लोग का एफ के बराबर। संचयी बारंबारता हो तो जो माध्यक वर्ग होता है उसमें उसके ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता होती है वो सी एफ के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा हम लोग का सी एफ। एच होता है, इसमें एच होता है जो वर्ग अंतराल के बीच का सबका अंतर होता है वो एच के बराबर होता है। सब में 10-10 का अंतर है तो एच बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे तब एफ बराबर 20, सी एफ बराबर 13 और एच बराबर हो गया 10। अब यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं, तो एल बराबर इसमें 20 है तो हो जाएगा 20 प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ, तो एन बटे 2 है 30 के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस सी एफ है 13 बटे एफ है इसमें 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और एच है 10, तो 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 20 प्लस 30 में से 13 घटाएंगे बचेगा 17 बटे 2, तो 20 प्लस भाग देंगे 2 से 17 में तो होगा 8.5, जोड़ेंगे हमारा आंसर होगा 28.5। क्वेश्चन ये है बिंदुओं -5,7 और -1,3 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हैं ये बिंदु है x1, ये है y1, ये बिंदु है x2, ये है y2। तो दूरी सूत्र से फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 है -1, तो x2 की जगह -1 लिखेंगे, फिर फॉर्मूला माइनस से माइनस लगा देंगे। x1 है -5, तो -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 + 5 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 3 है, y1 7 है, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का 5 है तो 5 में से घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर 3 - 7 होगा माइनस का 4, -4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और 16 जोड़ेंगे 32 और 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4√2 मात्रक। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन एफ में लिखा हुआ कि बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम इस बिंदु को मान लेते हैं x1, y1, इस बिंदु को मानते हैं x2, y2, ठीक है। और इसके बीच की दूरी दिया 10 मात्रक। तो फॉर्मूला पर लिख लेते हैं दूरी सूत्र का। दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें दूरी दोनों के बीच का दिया हुआ है 10 मात्रक, तो हम दूरी की जगह यहाँ 10 लिखेंगे बराबर अंडर रूट x2 है 10 और x1 है 2, तो यहाँ होगा 10 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3 और y1 की जगह y है, तो 3 - y का होल स्क्वायर हो गया। तो हो जाएगा 10 बराबर 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर प्लस इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसका प्रसार करेंगे a - b के होल स्क्वायर सूत्र पर। तो a की जगह 3 है, b की जगह y है, a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर, फिर -2 भी होता है तो 2 गुणे 3 गुणे y, तो हो जाएगा 10 बराबर 64 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर y स्क्वायर और माइनस का 6y। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर, पर लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 6y, 64 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73। अब इसमें y का मान निकालना है, लेकिन यहाँ तो रूट है, तो रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इसमें रूट हट जाएगा तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73। अब इसमें अगर हम 100 को ले जाएं दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 0, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं तब y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73
-100 बराबर 0। ठीक है, तब ये हो जाएगा y² माइनस 6y, घटाएंगे तो बचेगा -27 बराबर 0। अब इसमें माइनस गुणनखंड करने के लिए -27 से गुणा करेंगे y² से, तो हो जाएगा -27y²। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 6 हो जाए और गुणा करने पर 27 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 9 × 27 होता है, और 9 में से 3 घटाएंगे बचेगा 6। तो यहाँ -6 है, यानी कि बड़ी संख्या माइनस में लिखेंगे, छोटा वाला प्लस में लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे तो माइनस का 6 बच जाएगा। तब यहाँ हो जाएगा y² माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 9, और इन दोनों में प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 9 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 9 और एक ब्रैकेट में हो गया y प्लस 3 बराबर 0। अब दोनों को अगले 0 के बराबर लिख देंगे, तो y माइनस 9 बराबर 0 या y प्लस 3 बराबर 0। तो -9 को ले जाएंगे दाएं साइड, प्लस का 9 हो गया, और उसी तरह +3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो -3 हो जाएगा, तो y बराबर -3। तो हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर 9 और -3। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये में है कि यदि द्विघात बहुपद p-1 x² प्लस px प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें जब भी हम किसी द्विघात बहुपद को हल करते हैं तो उसमें हम एक समान निकालते हैं, और एक समान निकालते हैं तो द्विघात बहुपद दिया है तो 2 शून्यक निकलेगा, और वही x का मान जो होता है अगर हम उस बहुपद में रखते हैं तो उसको संतुष्ट करता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई दिया हुआ है बहुपद x² माइनस 4x और प्लस 2 दिया हुआ है, प्लस 4 दिया हुआ है, और इसमें अगर इसको हल करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, 2 आंसर आएगा। तो अगर इसमें x बराबर 2 रख दें तो ये 0 आ जाएगा। जो शून्यक होते हैं क्या करते हैं, बहुपद के को संतुष्ट करते हैं, यानी कि हल करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। तो इसमें इसका शून्यक -3 दिया हुआ है, यानी कि x बराबर जब -3 रखेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि बहुपद का शून्यक -3 है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो जब भी शून्यक दिया रहेगा उस बहुपद में रख देते हैं, बराबर 0 करके हल कर देंगे तो मान निकल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तब p-1 गुणे x के जगह लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस px है तो p गुणे -3 हो जाएगा और प्लस 1 और बराबर लिख लेंगे 0। तो p-1 हो गया, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ p में -3 से गुणा करेंगे -3p और प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट हटाएंगे, 9 से p -1 में गुणा करेंगे, 9 से p में गुणा करेंगे 9p, फिर 9 से -1 में गुणा करेंगे -9 -3p प्लस 1 बराबर 0। 9p में से 3p घटाएंगे बचेगा 6p, -9 प्लस 1 हो जाएगा -8 बराबर 0। -8 को लाते हैं दाएं साइड तो 6p बराबर हो गया 8, फिर 6 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 8/6। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 8 कटेगा 4 बार में, तो p का मान निकल गया 4/3। क्वेश्चन बी में लिखा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो इसमें अद्वितीय हल के लिए जो समीकरण होता है ये इस रूप में लिखा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस कंडीशन में होता है। तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे पहले समीकरण की, इससे तुलना करते हैं, तो जो a1 b1 c1 होते हैं, a1 होता है x का गुणांक, b1 होता है y का गुणांक और c होता है हमारा अचर पद, कांस्टेंट टर्म होता है। तो a1 बराबर इसमें 4 होगा, फिर b1 बराबर हो जाएगा p और c1 बराबर हो गया 8। दूसरे समीकरण में a2 बराबर 2 होगा, b2 बराबर 2 होगा, a2 बराबर 2 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन में दिया पहले से कि p के किन मानों के लिए इसका अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल हो गया, यानी कि यही कंडीशन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग अद्वितीय हल के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें a1 है 4 और a2 है 2, तो 4/2 यहाँ होगा इज नॉट इक्वल टू b1 है p और b2 है 2, तो यहाँ हो जाएगा p/2।
2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब इस 2 को अगर ले आए हम लोग, पहले लिख लेते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू p/2, ठीक है। अब इस अगर 2 को इधर ले जाए बाएं साइड तो 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 इज नॉट इक्वल टू p। तो इसको लिख सकते हैं कि p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि इसमें लिखा है कि p 4 के बराबर नहीं, यानी कि 4 को छोड़ करके बाकी जितने भी मान होंगे सब पर समीकरण का अद्वितीय हल होगा, लेकिन 4 पर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 4 के अतिरिक्त सभी मान पर समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन सी में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। उसके लिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का वृत्त, ये इस पर हो गए 2 स्पर्श रेखाएं P, ये वृत्त का केंद्र हो गया O, इसको हम लोग मिला देते हैं, इसका नाम देते हैं A, और ये हो गया B। और इसमें लिखा हुआ किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड, बाह्य बिंदु P है और वृत्त केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है इन दोनों स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है, यानी कि ये दोनों कोण हमको बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। यानी कि कोण APO बराबर कोण BPO, इसको बराबर सिद्ध करना है। तो बराबर सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों त्रिभुज को सिद्ध करेंगे सर्वांगसम। हम जानते हैं कि जो त्रिभुज की त्रिज्या, ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। तो इन दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे RHS रूल से। तो RHS में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों में कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए समकोण त्रिभुज में। तो इसके लिए हम त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP को सिद्ध करेंगे सर्वांगसम। तो इसमें कोण A 90 डिग्री, इसमें कोण B 90 डिग्री है, ठीक है। और दोनों में जो कर्ण होगा ये OP कर्ण है, दोनों में कॉमन है, और एक भुजा बराबर। तो इसमें OA और OB बराबर होगा, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो पहले इसमें लिख लेंगे हम लोग त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, इसमें कोण A 90 डिग्री, इसमें B 90 डिग्री है, तो कोण OAP बराबर कोण OBP 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कर्ण दोनों बराबर होना चाहिए, तो कर्ण इसमें OP हो जाएगा कॉमन, तो आप लिख लेंगे OP बराबर OP, ये हो गया हम लोग का उभयनिष्ठ, ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और एक भुजा बराबर, तो OA बराबर OB, ये संगत भुजाएं बराबर हैं, तो OA बराबर लिख लेंगे इसमें OB। ये है वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBP के। और इसमें रूल लग रहा है RHS सर्वांगसमता, RHS सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस से बराबर होती हैं। तो ये दोनों में इसका संगत कोण P है, तो हम लिख लेंगे कोण APO बराबर कोण BPO। तो कोण APO बराबर कोण BPO, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे CPCT, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन डी में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को संधिभाजित करती है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके अनुसार पहले फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग का ये त्रिभुज हो गया ABC। अब इसमें लिखा हुआ कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मानते हैं AB भुजा का मध्य बिंदु D है, ठीक है। एक भुजा का मध्य बिंदु लेना है, से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस बिंदु D से दूसरी भुजा BC के समांतर जो हम रेखा खींच रहे हैं तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि AC समद्विभाजित होगा। तो हमको सिद्ध करना है इसमें AE बराबर EC, ठीक है। हमको AE बराबर इसमें EC सिद्ध करना है।
तो पहले इसमें लिख लेते हैं क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बराबर BC, ठीक है। अब प्रूफ में लिख लेंगे हम लोग। तो इसमें जो D है AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु जब दिया हुआ है तो AD बराबर DB होगा। तो रीजन में पहले लिख लेंगे कि D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर DB, AD बराबर DB। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब यहाँ दिया हुआ है कि जो D है BC के समांतर है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि अगर ये लाइन इसके समांतर होगा तो AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। तो आप लिख लेंगे त्रिभुज ABC में D समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे तब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि AD और DB दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ AD की जगह तब DB लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में तब हो जाएगा DB बटे DB बराबर AE बटे EC। यहाँ हम रीजन लिख लेंगे क्योंकि AD बराबर है DB के, तो DB से DB कट गया एक बार में। तब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 बराबर AE बटे EC। EC को लाते हैं दाएं साइड, बाएं साइड 1 से गुणा कर देंगे, तो EC बराबर हो गया AE, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं AE बराबर EC, ठीक है। और इसमें हम लोग को यही सिद्ध करना था कि A और EC दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन ए में लिखा कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, हमको निकालना है इसका माध्य। तो पहले इसमें हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता। तो वर्ग अंतराल दिया इसमें दिया हुआ है 120 से 130, फिर 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160 और 160 से 170। उसके बाद है बारंबारता। बारंबारता दिया हुआ है 2, 8, 12, 20 और 8, ठीक है। अब जो बारंबारता होता है उसको हम सूचित करते हैं FI से जब भी हम माध्य निकालते हैं। उसके बाद हमको निकालना होता है इसमें वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कहते हैं इसका, या मध्यमान कहते हैं। तो वर्ग जो मध्यमान होता है या वर्ग चिन्ह होता है उसको हम दर्शाते हैं XI से। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया होता है उसका निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 120 से 130 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250, 250 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 125, ठीक है। इसी तरह हम जोड़ के निकालते जाते हैं। दूसरा तरीका है कि हम पहले का वर्ग अंतराल निकाल लेंगे, वो पहले का वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, उसके बाद हम फिर चेक कर लेंगे कि सब में कितने का अंतर है। सब में 10-10 का अंतर हम देख रहे हैं, तो एक का वर्ग चिन्ह निकालेंगे और सब में 10 जोड़ते जाएंगे। तो 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा, फिर 135 में 10 जोड़ेंगे 145, 145 में 10 जोड़ेंगे 155 और 155 में 10 जोड़ देंगे 165, ठीक है। जब दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो इतना ही आएगा। इसके बाद फिर हमको निकालना होता है इसमें FI XI निकालना होता है। तो FI XI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो बारंबारता होता है जो वर्ग चिन्ह दोनों गुणा करते हैं। तो 2 में 125 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 250, फिर 8 से 135 से गुणा करेंगे ये होगा 1080। उसके बाद 12 से गुणा करें 145 में तो आएगा 1740, फिर 20 से गुणा करें 155 में तो हो जाएगा 3100, और 8 से गुणा करें 165 में तो आएगा 1320, ठीक है। और हमको ध्यान रखना है जब भी हम लिखेंगे तो एक ही ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे इकाई अंक इकाई के सामने, दहाई अंक दहाई के सामने, इस तरह लिखेंगे तो हमको जोड़ना आसान हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं यहाँ 250 है, ठीक है, यहाँ 1080 है, इस तरह लिखेंगे तो फिर जोड़ने में गलती हो जाएगा। तो हमको ऐसे सीधा अरेंज करके लिखना है।
और हम जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इसमें सिग्मा एफ आई होता है बारंबारता का योगफल, ठीक है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो होगा 8 2 10 और 12 22 और 20 42 8 50। इसको जोड़ेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसको जोड़ने पाएगा ये 7490, ठीक है। अब यहाँ मान रख देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 7490 और बटे सिग्मा एफ आई है 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 149.8। क्वेश्चन एफ में लिखा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो और काली हो। तो पहले इसमें लिख लेते हैं कुल गेंद। कुल गेंदें हो जाएंगी 3 + 5 8, ठीक है। और सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक एक गेंद निकाली जाती है तो लाल निकालेंगे तो क्या प्रायिकता होगा, काला होगा तो क्या प्रायिकता होगा। तो इसमें लिख लेते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो अगर घटना को हम ए मानते हैं तो हो जाएगा ए का यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसे लिखेंगे पी ए बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम में हो जाएंगे लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद इसमें 3 है, और कुल परिणाम हो जाएगा कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंद 8 है, तो 3/8 हो जाएगा। उसी तरह हमको निकालना है काली गेंद निकालने की प्रायिकता। काली गेंद निकालने की प्रायिकता, इसको की घटना को मान लेते हैं बी, तो पी ऑफ बी बराबर हो जाएगा काली गेंद है 5 और कुल गेंदें हैं 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। क्वेश्चन 3 में लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और सभी पदों का योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद को हम एपी में ए से दर्शाते हैं, तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 5। अंतिम पद दिया 45, तो अंतिम पद को हम लोग एन से दर्शाते हैं या एल से दर्शाते हैं, तो एन बराबर या एल बराबर लिख सकते हैं इसको 45, किसी एक को लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ केवल समझाने के लिए लिखा है कि एन और एल दोनों बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा 45 के बराबर। पदों का योगफल दिया है 400, यानी कि एस एन बराबर दिया है 400। हमको निकालना है पदों की संख्या, एन निकालना है और सारांतर निकालना है डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला, दो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है एस एन बराबर n/2 और ए प्लस एल। दूसरा फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। तो हम लोग दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो हल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम पद अंतिम पद दिया हुआ है और एन केवल निकालना है, एस एन भी दिया हुआ है। तो एस एन बराबर लिखेंगे n/2 और ए प्लस एल। एस एन का मान दिया है 400, तो 400 बराबर n/2 गुणे प्रथम पद है ए बराबर 5 और अंतिम पद एल बराबर है 45। तो 400 बराबर n/2 गुणे 5 और 45 को जोड़ेंगे 50, 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में। तो 400 बराबर 25 से n गुणा करेंगे 25 n, और 25 को लाते हैं बाएं साइड, तो 400/25 बराबर हो गया n, और 25 से 400 कटेगा 16 बार में, तो n का मान निकल गया 16। तो n का मान 16 निकल गया। फिर हमको निकालना है इसमें d। अब इसमें अंतिम पद का मान दिया 45, तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे n बराबर 45 होता है, ठीक है, दिया हुआ है। अब nवें पद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि n बराबर होता है a प्लस n-1 गुणे d। तो n की जगह इतना लिख देंगे और बराबर में लिख लेंगे 45। a बराबर है 5 प्लस n बराबर निकला है 16, तो आप लिखेंगे 16-1 गुणे d बराबर 45। 5 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, यहाँ 16 में से घटाएंगे होगा 15, d बराबर
45 माइनस 5, तो 15D बराबर 45 5 घटाएंगे 40, तो D बराबर हो जाएगा 40/15। 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 40 कट जाएगा 8 बार में, तो D का मान निकल गया 8/3। क्वेश्चन में 3 का अथवा दिया हुआ निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये पहले ए में दिया हुआ x + y = 5 और 2x - 3y = 4, और बी में दिया हुआ 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। क्वेश्चन में ए में लिखा हुआ है x + y = 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y = 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें अगर किसी भी पद को हल करेंगे, अगर y को विलोपित करते हैं या x को विलोपित करते हैं, तो उसके लिए कोई एक पद बराबर होना चाहिए। तो अगर x को बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, और y को बराबर करते हैं तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर 2 से गुणा करेंगे तो दोनों का, इसमें x वाले चिन्ह दोनों समान है तो हमको घटाना पड़ेगा, और y वाले में विपरीत चिन्ह है तो इसको हम जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे आसान होता है जोड़ना, तो हम y वाले पद को बराबर कर लेते हैं और समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3x, दोनों साइड गुणा होगा, इसमें भी होगा और बराबर के दूसरी ओर भी होगा। तो 3 से x में गुणा कर देंगे 3x, 3 से y में गुणा कर देंगे 3y, और 3 से 5 में गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे, तो आप लिख लेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर तब ये हो जाएगा हम लोग का 2x - 3y = 4, और अगला है 3x + 3y = 15। तो माइनस का 3y प्लस का 3y कट गया, 3 2 हो जाएगा 5x, और 15 4 19। तो इसमें x बराबर हो जाएगा हम लोग का 19/5। ठीक है, अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में और y निकाल लेते हैं। तो एक समीकरण 1 है x + y = 5। ठीक है, स्टेटमेंट हम लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x + y = 5 है और x बराबर निकला 19/5, तो 19/5 + y = 5, 19/5 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो y बराबर 5 - 19/5, इसका एलसीएम 5 होगा, 5 × 5 = 25, और 25 में से 19 घटाएंगे बचेगा 6, तो y बराबर निकल गया 6/5। तो पहले वाले क्वेश्चन में x बराबर होगा 19/5 और y बराबर होगा 6/5। अब बी में दिया हुआ है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, तो यहाँ आप लिख लेते हैं 3x + 4y = 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा है 2x - 2y = 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसी तरह इसमें भी y वाले पद को बराबर कर लेते हैं, ये प्लस है माइनस में, इसको केवल जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो अगर समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4x, फिर 2 से 2y में 2 दूनी 4y, और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब इसमें हम समीकरण 2 को बदल रहे हैं। ठीक है, तो हम तब 1 और 3 को जोड़ेंगे, तो आप लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 10, और समीकरण 3 है 4x - 4y = 4, प्लस का 4y माइनस का 4y कट गया, हो जाएगा होगा 4 3 7x, 10 4 14, 7 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो 7 से 14 कटेगा 2 बार में, तो x का मान निकल गया 2। अब x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, और y निकल जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x + 4y = 10, और x का मान निकला है 2, तो 3 × 2 + 4y = 10, 3 दूनी 6 होगा, तो 6 + 4y = 10, 6 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 4y = 10 - 6, 10 में 6 घटाएंगे 4, तो y बराबर हो जाएगा
4/4 ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो 4 से 4 कट गया एक बार में, तो y बराबर 1। तो इसमें आंसर होगा x बराबर 2 और y बराबर 1। क्वेश्चन 4 में लिखा हो कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शंकु है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस तरह का दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि दोनों जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर आधारित है। जो शंकु इस तरह अर्धगोले पर है और लिखा हुआ कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, तो ये हो जाएगा शंकु की ऊंचाई, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं हम लोग r, तिरछी ऊंचाई l हो जाएगा और इसका ऊंचाई हो गया h। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना त्रिज्या r है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l तथा ऊंचाई h है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, यानी कि बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ हमको त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो एल दे दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है शंकु में एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तिरछी ऊंचाई बराबर होता है √ में ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले हम पाई से पाई काट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ r है, यहाँ r² है, तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, एक r कट जाएगा, तो l बराबर हो जाएगा हम लोग का 2r। अब यहाँ l बराबर हम रखेंगे √h² प्लस r², तो यहाँ पे लिख लेते हैं रूट में h² प्लस r² बराबर 2r। अब यहाँ रूट दिया हुआ है तो रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, वर्क करेंगे, तो हो जाएगा √h² प्लस r² का होल स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा h² प्लस r², तो h² प्लस r² बराबर 2r², तो हो जाएगा 4r²। इसमें इस r² को लेते हैं हम लोग दाएं साइड, तो h² बराबर 4r² माइनस r², तो h² बराबर हो जाएगा 3r²। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या को पहले ऊपर रहेगा अंश में, ऊंचाई रहेगा नीचे, तो h² को ले जाते हैं हम लोग नीचे बट्टे में और इसको इधर लाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 1 छिपा है, 3 को लाएंगे दाएं बाएं साइड तो बट्टे में चला गया, ये हो जाएगा r² बट्टे h²। ठीक है, अब इसको हम सीधा करके कैसे लिख सकते हैं, r² बट्टे h² बराबर 1/3। अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं r/h का होल स्क्वायर बराबर 1/3, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो r/h बराबर हो जाएगा √1/3। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, इसका हो जाएगा √3, यानी कि r और h का जो अनुपात होगा ये होगा 1/3, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का अथवा दिया है कि 2.4 सेमी ऊंचाई और 1.4 सेमी व्यास वाले ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटकर लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले उसके लिए हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का बेलन, और लिखा हुआ है कि इसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। फिर लिखा है कि इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल दिया जाता है। तो इसी व्यास का इसमें से एक ऐसे शंकु काट करके निकाल दिया जा रहा है।
तो हमको बताना है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये भाग तो खाली हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं जिस भाग को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये भाग तो काट कर निकाल दिया गया, यानी कि पूरा ये खाली है अंदर वाला। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये है बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। और आधार का क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, व्यास दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या आर बराबर, सॉरी व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 1.4/2। तो 2 से 14 कटेगा 7 बार में, एक अंक में दशमलव है तो 0.7 हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको अगर निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमको निकालना होगा तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल का मान। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो h बराबर इसमें है 2.4, तो 2.4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, r है 0.7, तो 0.7 का होल स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर होगा 24 का स्क्वायर होता है 576, एक अंक में दशमलव, तो जब स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 5.76। 7 का स्क्वायर रहता है 49, इसमें भी एक अंक में दशमलव है, तो गुणा करेंगे तो 2 अंक पे हो जाएगा, तो 2.49। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.25, और ये होगा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इसमें निकालना है ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लिख लेंगे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर प्लस या आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, शंकु का होता है पाई आर एल, और आधार का हो जाएगा, आधार वृत्त के आकार का तो पाई स्क्वायर हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन जब हल करना होता है तो पहले देख लेते हैं कॉमन क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर मान रखते हैं तो हल करना आसान हो जाता है। तो सब में कॉमन है पाई आर, तो इसमें से हम पाई आर कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 2h, यहाँ बच जाएगा l, और यहाँ बच जाएगा r। अब हम मान रख देते हैं, तो हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान है 0.7 गुणे 2 गुणे h है, ऊंचाई दिया हुआ है 2.4, तो आप लिखेंगे 2.4, फिर प्लस l निकला है 2.5, फिर प्लस r है 0.7, ये कट जाएगा 0.1 बार में। तो 22 से हम जब 0.1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2.2 गुणे 2 से गुणा करेंगे 2.4 में तो होगा 4.8, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 2.5 और 0.7 को तो हो जाएगा 3.2, तो बराबर हो जाएगा 2.2 गुणे 4.8 और 3.2, तो ये होगा 8, तो गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी में हमको आंसर बताना है। तो जो 17.6 है ये लगभग 18 के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि भूमि पर स्थित बिंदु 1 से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु 1 से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टावर है PQ, जिसका शीर्ष क्या दिया हुआ है, इसमें शीर्ष Q है, यानी कि Q ऊपर हो जाएगा, यहाँ P हो गया नीचे, और एक बिंदु X है, और इस बिंदु X से टावर के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर लिखा कि बिंदु 1 से 40 मीटर ऊंचाई पर, इस बिंदु 1 से 40 मीटर ऊपर बिंदु Y है, ठीक है, 40
मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ से इस q का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ऐसे इसको मिला लेंगे और ये हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। तो इसमें ये दिया हुआ है 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये है 40 मीटर। तो इसका नाम देते हैं हम लोग r। तो ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर। ठीक है, हमको निकालना है टावर PQ की ऊंचाई और ये PX निकालना है, ये दूरी निकालना है। तो इस ऊंचाई को QR को मान लेते हैं हम लोग H, यहाँ से यहाँ तक S मीटर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग A मीटर। ठीक है, PX को मान लेते हैं A। तो अगर ये PX A है तो RY भी A होगा, ये दोनों बराबर हैं। तो पहले हल करते हैं हम लोग त्रिभुज QRY में। ये समकोण त्रिभुज है, तो आप लिख लेंगे समकोण त्रिभुज QRY में। अब इसमें लंब H है और आधार A है, तो लंब और आधार tan में आता है, तो tan 45 लेंगे हम लोग। तो tan 45 डिग्री बराबर आप लिखेंगे QR बटे RY, QR बटे RY। tan 45 का मान होगा 1, QR को हमने माना है H और RY जो है A के बराबर है, तो H बटे A, तो A बराबर हो जाएगा H। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम हल करेंगे त्रिभुज QPX में। पुनः त्रिभुज QPX में अब यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा QP बटे PX। tan 60 डिग्री बराबर QP बटे PX। tan 60 का मान होता है √3 बराबर QP को हम लिख सकते हैं H + 40, यहाँ से यहाँ तक होगा H + 40 बटे, और ये PX है A के बराबर, तो यहाँ पे A लिख लेंगे हम लोग। अब इसमें A को ले आते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा √3A बराबर H + 40। अब इसमें A और H दोनों बराबर हैं, तो हम H की जगह क्या लिख देते हैं, A लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग √3A बराबर हो जाएगा A + 40। रीजन लिख लेंगे चूंकि A बराबर H है। अब इस A को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो √3A हो जाएगा माइनस का A बराबर 40। अब इन दोनों में A कॉमन है, इसमें से हम A कॉमन ले लेते हैं, तो A कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 40। ठीक है, अब इस √3 - 1 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो बटे में हो जाएगा, तब A बराबर हो जाएगा ये 40 बटे √3 - 1। अब इसका हम करेंगे परिमेयकरण, क्योंकि जो हर है इसमें अपरिमेय संख्या है, तो परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर दोनों में √3 + 1 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 40, ब्रैकेट लिखेंगे √3 + 1। अब ये है A - B A + B के रूप में, तो बराबर होता है A² - B²। तो A की जगह √3 है, तो हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, B की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, तो जाएगा 40 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो हो जाएगा हम लोग का 20 √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो A को हम लोगों ने क्या माना था, A जो था ये PX बराबर था, तो PX बराबर निकल गया 20 √3 + 1 मीटर। अब हमको निकालना है इसमें PQ की ऊंचाई, तो यहीं पे हम निकाल लेते हैं। PQ बराबर हम लिख सकते हैं H + 40 या 40 + H लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लिख लेते हैं 40 + H। ठीक है, और जो इसमें A और H दोनों बराबर हैं, तो जो A का मान होगा ये H का भी मान होगा, तो A बराबर निकला है इसमें, जो A है किसके बराबर है, PX के बराबर है, और PX किसके बराबर है, ये H के बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो H की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं तब 40 + 20 और ब्रैकेट में √3 + 1, तो हो जाएगा 40 प्लस, ब्रैकेट हटाएंगे तो 20 √3 और प्लस 20 में 1 से गुणा करेंगे 20, तो 40 20 हो जाएगा 60 + 20 √3। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 20 √3, जब 20 √3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का √3 + 1 मीटर, और ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन 5 का अथवा में दिया हुआ है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ एक ही ओर के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये हम लोग का प्रकाश स्तंभ हो गया। इसमें दो जहाजों के अनुमान कोण दिए हुए हैं क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अनुमान कोण बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा, फिर ये पूरा 45 होगा तो ये 45 होगा। इसका नाम देते हैं हम लोग ए, बी, सी और डी। और इसमें लिखा हुआ है कि दोनों जहाज एक दूसरे से ठीक 50 मीटर की दूरी पर है, यानी कि एक डी जहाज हो गया, सी जहाज हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 50 मीटर। तो हमको निकालना है इसमें प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो ए बी को मान लेते हैं एच, इस दूरी को मान लेते हैं हम लोग एक्स। ठीक है, तो पहले हम हल कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो आप लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ 45 है तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी। tan 45 डिग्री बराबर हम लिखेंगे ए बी बट्टे बी सी। tan 45 का मान होता है 1, ए बी है h और बी सी है x, तो h बट्टे x यानी कि x बराबर हो जाएगा, x को लाएंगे दाएं साइड, बाएं साइड x से गुणा करेंगे तो x ही होगा, तो x बराबर h हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम हल करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। पुनः त्रिभुज ए बी डी में अब यहाँ पे बन रहा है हम लोग का 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सॉरी अनुमान कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पे होगा tan 30 डिग्री बराबर, अब लंब होगा ए बी, आधार हो जाएगा बी डी, तो ए बी बट्टे बी डी। tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी हम लोगों ने h माना है और बी डी को लिख सकते हैं x प्लस 50, तो हो जाएगा h बट्टे x प्लस 50। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 50 को इधर ले जाएंगे बाएं साइड, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, फिर √3 को ले जाएंगे दाएं साइड, h से गुणा कर देंगे तभी हो जाएगा x प्लस 50 बराबर h/√3। ठीक है, अब हम लोग को इसमें केवल h निकालना है, ऊंचाई निकालना है, उसी से मतलब है। तो इसमें x और h दोनों बराबर हैं तो हम x के जगह h लिख देते हैं, तो h प्लस 50 बराबर हो जाएगा h/√3। रीजन में लिख लेंगे चूंकि x बराबर है h। अब इसमें h को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 50 बराबर हो जाएगा h√3, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का h हो गया। अब इन दोनों में h कॉमन ले लेते हैं, तो h जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 को लाएंगे हम लोग बाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो 50 बट्टे √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा h। ठीक है, अब इसका हम कर देते हैं परिमेयकरण, तो 50 बट्टे √3 माइनस 1 परिमेयकरण करेंगे तो अंश और हर दोनों में √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, बराबर में हो गया h। अब इसको 50 से गुणा करेंगे तो होगा 50 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है तो बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर h। तो हो जाएगा 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर होगा 3 और 1 का होल स्क्वायर होगा 1 बराबर h। तो h बराबर हो जाएगा 50/√3 प्लस 1 और 3 में से घटाएंगे 2, 2 से 50 कटेगा 25 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा h बराबर 25/√3 प्लस 1 मीटर, यानी कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई होगी 25/√3 प्लस 1 मीटर।